नमस्ते भाई, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं राहुल प्रताप आप सभी का इंग्लिश भाई राहुल प्रताप चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं नए नए इनिशिएटिव्स लाता रहता हूं और हाथ जोड़कर माफ़ी चाहता हूं आप लोगों से कि मैं उन्हें कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाता। लेकिन इस बार मैं दृढ़ निश्चय के साथ आया हूं आपके सामने और हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस की, जिसमें डिफरेंट क्वेश्चंस को जो एग्जाम में पूछे जाते हैं उनकी हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं। आप लोगों के सामने आज देख पा रहे होंगे ये जो क्वेश्चन मैं पीडीएफ लेके आया हूं, इसमें एसएससी सीपीओ 2023 प्री में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए मैं सभी क्वेश्चंस आप लोगों को सॉल्व करवाने वाला हूं बेस्ट अप्रोच के साथ। ठीक है, अगली क्लासेस इसी तरीके से रहेंगी और मेरा फोकस ये है कि कम से कम 1000 क्वेश्चन एरर डिटेक्शन के, फिर उसके बाद फिलअप्स और पैराजम्बल्स, ये सारे क्वेश्चंस मैं आप लोगों के सामने सॉल्व करवा पाऊँ। ठीक है मेरे भाई, तो बिना वक्त गवाए हुए हम लोग अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे आपके सामने है और मैं इस क्वेश्चन को कराऊंगा और जल्दी जल्दी इस क्लास को हम लोग खत्म करने की कोशिश करेंगे जिसमें कोई भी ज्यादा बकवास ना हो और टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है मेरे भाई, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। यहां पर देखते हैं। ओके, देखेंगे जरा। द डांसर स्वेड डेंटी ऑन द स्टेज लास्ट नाइट। अब यहां पर इस क्वेश्चन को देख पा रहे होंगे, इस क्वेश्चन को यहां पर ये क्या कह रहा है, द डांसर स्वेड डेंटी ऑन द स्टेज लास्ट नाइट। बात चल रही है लास्ट नाइट की। अगर लास्ट नाइट की बात चल रही है तो आप लोग समझ पा रहे होंगे कि ये टेंस पास्ट में रहा होगा। किस में रहा होगा? पास्ट में रहा होगा। अगर पास्ट में है तो वर्ब पास्ट में होगी, तो इसका मतलब ये इसमें टेंस की कोई एरर नहीं है। लेकिन जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे तो यहां पर हमें वर्ड मिलता है डेंटी। ये जो वर्ड है ये है एडजेक्टिव। ठीक है मेरे भाई, ये क्या है? एडजेक्टिव। और यहां पर हमें देखने पर ऐसा लग रहा है जैसे कि ये वर्ड कहीं ना कहीं इस स्वेड वर्ब को मॉडिफाई करने का काम कर रहा है। ठीक है, तो यहां पर इस एडजेक्टिव का प्रयोग नहीं होना चाहिए। यहां पर वर्ड होगा डेंटिली। क्या वर्ड होगा मेरे भाई? डेंटिली। अगर आप गूगल करेंगे इस वर्ड को तो आप देख पाएंगे स्वेड डेंटली का मतलब होता है टू डांस चार्मिंगली। ठीक है मेरे भाई, टू डांस चार्मिंगली मतलब बहुत ही शानदार तरीके से डांस करना। ठीक है, तो ये यहां पर इसका आंसर हो गया कि डेंटी के स्थान पर क्या कर दिया जाएगा? डेंटिली कर दिया जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो आंसर क्या हो जाएगा यहां पर? ए इज द करेक्ट आंसर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखने की कोशिश करेंगे क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन। वी फीड द हॉर्स ओट्स फॉर अ वीक बिकॉज इट हैड ईटन ऑल द डे। ठीक है मेरे भाई, अब यहां पर इस सेंटेंस को देखकर जरा बताएंगे इसका आंसर। वी फीड, अब यहां पर जो फीड वर्ब है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। यहां पर फीड का मतलब होता है चारा खिलाना या किसी को खाना खिलाना। क्लियर है? वी फीड द हॉर्स ओट्स फॉर अ वीक, हमने उसे एक वीक तक क्या खिलाए? ओट्स खिलाए। बिकॉज, क्योंकि इट हैड ईटन ऑल द डे। अब यहां पर देख पा रहे होगे ये जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है जो बिकॉज के साथ स्टार्ट हो रही है वहां पर हैड ईटन का इस्तेमाल किया गया है। इससे हमें पता लग रहा है कि यहां पर ये सेंटेंस या ये बोले कि ये इवेंट पास्ट का रहा होगा। ये अगर पास्ट इवेंट है तो आप देख पाएंगे यहां जो फीड वर्ब है इस फीड के स्थान पर हम लोग कर देंगे फेड, वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे जिसमें पास्ट इंडेफिनिट का यूज किया जाएगा। यही इसकी एरर थी, तो आंसर क्या हो जाएगा? डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है मेरे भाई, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, सी विल हैव पार्टिसिपेट इन द डांस कॉम्पिटिशन बाय द टाइम हर फादर रिटर्न्स फ्रॉम द टूर। अब यहां देख पा रहे होंगे इसमें बहुत ही आसानी से आप लोग पता कर पाएंगे। अगर ये देखा जाए कि विल हैव के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया गया है और हमने ये एरर चुटकी बजाते ही इस तरीके से पकड़ ली। ठीक है मेरे भाई, तो यहां पर आप समझ पाएंगे अगर हैव है, हैव है, हैज, हैड या किसी मॉडल ऑक्सिलरी को पास्ट हाइपोथेटिकल कंडीशन बनाने के लिए किसी भी मॉडल ऑक्सिलरी के बाद हैव का इस्तेमाल किया गया हो, उस कंडीशन में जब फाइनाइट वर्ब होगी वो अपनी थर्ड फॉर्म में रहने वाली है। तो आप इस कंडीशन से समझ सकते हैं कि विल हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म पार्टिसिपेट नहीं पार्टिसिपेटेड का इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो यही इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो पार्टिसिपेटेड, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 4, दे विल नॉट अटेंड द इवेंट एज दे आर गोइंग अवे एट एंड ऑफ अप्रैल। अब यहां पर देखेंगे दे विल नॉट अटेंड, अब यहां पर फ्यूचर की बात की जा रही है कि वो अटेंड नहीं करेंगे क्या? द इवेंट। एज, एज का मतलब यहां पर है रीजन, बिकॉज। क्यों नहीं करेंगे?
ऐसा क्यों नहीं करेंगे? बिकॉज दे आर गोइंग अवे, वो बाहर जा रहे हैं भाई साहब, कहीं बाहर जा रहे हैं, इसलिए इवेंट अटेंड नहीं करेंगे। कब? एट द एंड ऑफ अप्रैल। अब यहां पर देखो एंड आया है या वर्ड आ जाए बिगनिंग, एंड आ जाए या वर्ड आ जाए बिगनिंग यानी कि शुरुआत, तो इन दोनों ही वर्ड से पहले एट द एंड या एट द बिगनिंग, तो यहां पर इस एट के बाद या एंड से पहले आर्टिकल द का यूज किया जाएगा। यानी कि ये समझ आया हमें, या बिगनिंग आ जाए या एंड आ जाए, इनके पहले आर्टिकल द का इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर है मेरे भाई? तो बी इज द करेक्ट आंसर। क्या समझ पा रहे हैं? ये सीपीओ 2023 के क्वेश्चंस हैं जो प्री में आप लोगों के साथ पूछे गए हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। आई वॉन्टेड टू बाई अ कैंडल होल्डर बट द स्टोर डिडंट हैव वन, सो आई गॉट अ केक। अब यहां पर क्वेश्चन नंबर 5, इसमें जरा बताइए कि क्या होगा इसका आंसर। क्लियर है? अब ध्यान देंगे जरा थोड़ा सा यहां पर, आई वॉन्टेड टू बाई अ कैंडल होल्डर। अब ये भाई साहब क्या चाहते थे? ये चाहते थे एक खरीदना एक कैंडल होल्डर जिसमें कैंडल लगाई जा सके, लेकिन हुआ क्या? द स्टोर डिडंट हैव वन, लेकिन वन प्रोनाउन इस्तेमाल किसके लिए किया गया है? इस कैंडल होल्डर के लिए इस्तेमाल किया गया है। यानी कि सेंटेंस में यहां तक कोई भी गलती नहीं है। आगे रिजल्ट क्लॉज सो के बाद बताया गया है, कंजक्शन के बाद, आई गॉट अ केक, मैंने क्या खरीद लिया? एक केक खरीद ली। क्लियर है? तो यहां पर हमें देखने को ये मिल रहा है, ये पास्ट की बात चल रही है, पहली क्लॉज पास्ट में है तो दूसरी क्लॉज भी पास्ट में दी हुई है, और डिडंट के साथ यानी कि डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। कोई भी इस सेंटेंस में एरर नहीं है, नो एरर आंसर लगाकर, और हम आगे बढ़ जाएंगे। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है। यू अराइव्ड 2 days अगो, बाय द टाइम यू लीव यू विल हैव स्पेंट 9 days हियर। अब यहां देखेंगे इसमें जरा कि यू अराइव्ड 2 days अगो। अब जब अगो की बात आ जाती है हमें पता लग जाता है ये पास्ट इवेंट है, और यहां पर पास्ट इंडेफिनिट का यूज किया गया है, इसका मतलब सेंटेंस करेक्ट है, कोई भी दिक्कत नहीं है। बाय द टाइम, अब यहां बाय द टाइम की बात आ गई, किसकी बात आ गई मेरे भाई? बाय द टाइम, यानी कि टाइम लिमिट सेट कर दी। क्या सेट कर दी? टाइम लिमिट सेट कर दी। इसका मतलब आगे क्या किया? यू लीव, जब तुम जाओ निकलते हो, यू विल हैव स्पेंट, तुम बिता चुके होगे कितने दिन? 9 days हियर। यानी कि इस सेंटेंस में भी कोई गलती नहीं है, डी इज द करेक्ट आंसर। क्या समझ पा रहे हैं सभी भाई? आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। अब ये कहता है सिलेक्ट द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस। अब ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस बताना है कि इनमें से कौन सा है। अब चारों सेंटेंस को इसमें हमें पढ़ने की आवश्यकता होगी कि चारों में से कौन सा ग्रामेटिकली करेक्ट आंसर आप लोगों के सामने होगा। क्लियर है मेरे भाई? क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग देख पा रहे होंगे, पढ़ेंगे जरा। द सिंपल मिस्टेक विच वॉज कमिटेड बाई द बॉय हॉन्टेड हर फॉर ईयर्स। एक छोटी सी गलती, द सिंपल मिस्टेक। अब इसके लिए रिलेटिव प्रोनाउन विच का यूज किया गया है, यहां पर देख पा रहे होंगे। सिंपल मिस्टेक के लिए विच का यूज किया गया है। वॉज कमिटेड बाई, विच वॉज कमिटेड बाई द बॉय। अब यहां पर देख पा रहे होगे, अगर मैं इसे बॉक्स में बंद कर दूं तो ये कहेंगे हम इसे रिलेटिव क्लॉज। इसको क्या कहेंगे मेरे भाई? रिलेटिव क्लॉज कहेंगे इस क्लॉज को जो मैंने बॉक्स में बंद कर दी। मेन सेंटेंस क्या है? द सिंपल मिस्टेक हॉन्टेड हर, पास्ट इंडेफिनिट है, हॉन्टेड हर फॉर ईयर्स, बरसों तक उसे परेशान करती रही, ये सिंपल मिस्टेक। क्लियर है? यानी कि इस सेंटेंस में मुझे कोई भी गलती नहीं दिख रही है, और ये जो रिलेटिव क्लॉज है वो मिस्टेक के बारे में आगे बता रहा है कि वो लड़के द्वारा की गई थी। क्लियर है? आगे देखते हैं, एन सिंपल मिस्टेक। अब मुझे बताओ मेरे भाई, सिंपल मिस्टेक के पहले, सिंपल से पहले क्या आर्टिकल एन आ सकता है? तो आप बोलेंगे बिल्कुल नहीं आ सकता। ठीक है? द सिंपल मिस्टेक विच वॉज कमिटेड बाई एन बॉय। अब देखो यहां पर बॉय से पहले एन लगा दिया भाई साहब ने, बिल्कुल बेवकूफ है क्या? ठीक है, चलिए, तो एन नहीं लगाना था, ये भी गलत है। अ सिंपल मिस्टेक विच वॉज कमिटेड बाई एन बॉय। अब यहां पर भी देखिए एन बॉय, यानी कि ये जो पूरा जो चारों सेंटेंस थे वो आर्टिकल पर बेस थे, हमें यही पकड़ना था, और बिल्कुल भी पहचानने में परेशानी हमें नहीं हुई। हमने आसानी से बता दिया कि ए इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है मेरे भाई? आगे देखेंगे, देयर इज अ स्पेक्ट्रम ऑफ सीज अराउंड दैट लैंड विच अट्रैक्ट्स टूरिस्ट ऑफ ऑल एजिंग। अब यहां पर बताइए क्या होगा इसका आंसर? तो देख पा रहे होंगे यहां पर, देयर इज अ स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम बोलते हैं एक तरीके से गुच्छा, किसी चीज का गुच्छा। ठीक है? ऑफ सीज, समंदरों का गुच्छा है, किसके चारों तरफ? अराउंड दैट लैंड, उस जमीन के चारों तरफ, यानी कि कोई आइलैंड रहा होगा,
विच, अब ये विच जो है इस लैंड के लिए यूज किया गया है, जो कि रिलेटिव प्रोनाउन, विच अट्रैक्ट्स। अब ये चीज अट्रैक्ट करती है। अब यहां ध्यान देंगे थोड़ा सा स्पेसिफिक अगर मैं बोलूं तो ये विच रिलेटिव प्रोनाउन जो यूज किया गया है, ये जो रिलेटिव प्रोनाउन यूज किया गया है, ये इस पूरी क्लॉज के लिए यूज किया गया है। क्या अट्रैक्ट करती है कि उस जमीन के चारों तरफ जो कई सारे समंदर हैं, ये बात अट्रैक्ट करती है किसको? टूरिस्ट को, जो टूरिस्ट हैं। ऑफ ऑल एजिंग, नहीं सर, एजिंग नहीं, एजिंग है एडजेक्टिव। एजिंग क्रीम आती है या एंटी एजिंग क्रीम आती है, आप जानते होंगे, ठीक है। या कई सारी मूवीज ऐसी होती हैं जिसमें बोलते हैं कि साइंटिस्ट ने एंटी एजिंग क्रीम बना ली है या टैबलेट्स बना ली हैं इस तरीके की। तो एजिंग यहां पर एडजेक्टिव है, जो कि गलत है। इसमें बात की जा रही है सभी उम्र के लोगों के बारे में, तो ऑफ ऑल एजेस की बात की जाएगी, हर उम्र के लोग, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑफ ऑल एजेस, डी इज द करेक्ट आंसर। क्या समझ पाए आप लोग या नहीं समझ पाए, बताइए जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। नीम टेस्ट अ लिटिल बिटरली बट इज वेरी यूजफुल। अब यहां नीम के बारे में बात की गई है और बताना चाह रहा है कवि, यहां पर क्या बताना चाह रहा है कवि कि भाई जो नीम है, नीम टेस्ट अ लिटिल बिटरली। अब यहां एडवर्ब बताया गया है जी, क्या दे दिया गया है? एडवर्ब दे दिया गया है, लेकिन यह गलत है। क्यों गलत है? यहां पर जो टेस्ट वर्ब है वो लिंकिंग वर्ब का काम कर रही है, तो इसके बाद जो है कॉम्प्लीमेंट का यूज किया जाएगा, जो कि एडजेक्टिव होना चाहिए। क्या होना चाहिए मेरे भाई? एडजेक्टिव होना चाहिए, लिटिल बिटर। क्लियर है? इट टेस्ट स्वीट, दिस पीस ऑफ केक टेस्ट स्वीट, टेस्ट स्वीट। तो यहां पर जो स्वीट है वो मैं क्या बोल रहा हूं? एडजेक्टिव है। यहां पर ये जो बिटर है वो क्या है? एडजेक्टिव है। तो यही गलती थी इसमें। आंसर क्या हो जाएगा? ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। रानी वॉज एक्सट्रीम अपसेट विद हर रिजल्ट्स दिस ईयर। अब यहां पर देख पा रहे होंगे, सिंपल सा क्वेश्चन है एकदम। इस क्वेश्चन में कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। रानी वॉज एक्सट्रीम अपसेट, अपसेट क्या है? एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव को मॉडिफाई करने वाला वर्ड वो अपसेट है, कितनी? बहुत ज्यादा। तो यहां पर ये एडवर्ब होना चाहिए, यानी कि एक्सट्रीम के स्थान पर किसका यूज करेंगे हम लोग? एक्सट्रीमली, एक्सट्रीमली अपसेट। शी वॉज एक्सट्रीमली अपसेट अबाउट हर रिजल्ट्स दिस ईयर। क्लियर है? तो यहां पर ये क्या हो जाएगा मेरे भाई? एडवर्ब का यूज किया जाएगा, जो कि एडजेक्टिव को मॉडिफाई करने का काम करेगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। द पोस्टमैन डिलीवर्स द लेटर थ्रू हैंड डोर टू डोर। अब जो डाकिया है वो घर घर जाता है, कैसे लेटर्स देने के? द पोस्टमैन डिलीवर्स, लेटर डिलीवर करता है। क्या डिलीवर करता है? लेटर डिलीवर करता है। थ्रू हैंड्स नहीं, बाई हैंड्स, मतलब हाथों से देता है। किसे देता है? हाथों से, बाई हैंड्स। क्या? बाई हैंड, मतलब हाथों हाथ देता है, डोर टू डोर। क्लियर है? तो आंसर क्या हो जाएगा यहां पर? थ्रू हैंड नहीं, बाई हैंड आंसर होगा आपका। नेक्स्ट आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है। लकीली आई मैनेज टू गेट अ रूम इन द कॉलेज हॉस्टल एंड आई मूव इन देयर। अब यहां देखेंगे, जरा ध्यान देंगे। लकीली एडवर्ब है जो सिचुएशन के बारे में बता रहा है। आगे क्या बोला है? आई मैनेज्ड, पास्ट इंडेफिनिट है। आई मैनेज्ड टू गेट अ रूम, एक रूम पाने में मैं मैनेज किया। इन द कॉलेज हॉस्टल, कॉलेज हॉस्टल में कहां पर रूम मिला भाई साहब को? कॉलेज हॉस्टल में रूम मिल गया। आगे क्या कह रहा है? एंड, और ये जो कंजक्शन एंड है वो अगले क्लॉज को जोड़ेगा। आई मूव इन देयर। अब मुझे बताओ, अब यहां पर ये अचानक से प्रेजेंट की बात करने लग गया। अगर इन भाई साहब ने मैनेज किया था, पास्ट की बात है, तो तभी उन्होंने मूव इन किया होगा रूम में। तो यहां पर मूव के स्थान पर किसका यूज किया जाएगा? मूव्ड का यूज किया जाएगा। किसका यूज किया जाएगा मेरे भाई? मूव्ड का यूज किया जाएगा। क्लियर? मूव्ड, यानी कि ये इवेंट जो है पास्ट का है, तो ये दूसरा इवेंट भी पास्ट का ही होगा। क्लियर है? मूव्ड इन देयर। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है? आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। देयर वॉज नो अदर बुक इन द इंग्लिश लैंग्वेज विच इज एज इंटरेस्टिंग एज दिस वन। अब मुझे बताओ जरा, अब यहां पर क्या बोला कि देयर वॉज नो अदर बुक इन इंग्लिश लैंग्वेज। अब यहां पर कह रहा कि नहीं थी, विच इज एज इंटरेस्टिंग एज दिस वन। अब बात तो प्रेजेंट इवेंट की जा रही है। अब मैं कोई बुक खोल के देखा और उसमें पढ़ने लग रहा हूं कि भाई साहब ऐसी बुक तो भाई साहब पूरी इंग्लिश लैंग्वेज में मैंने पहले कभी नहीं पढ़ी है। मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं? प्रेजेंट के बारे में बात कर रहा हूं, प्रेजेंट सिचुएशन में बात कर रहा हूं।
तो यहां पर क्या बोलना होगा, देयर इज नो अदर बुक, देयर इज नो अदर बुक, कोई भी दूसरी बुक नहीं है इंग्लिश लैंग्वेज में, विच विच अब यहां पर क्या बोला गया है, विच इज एज इंटरेस्टिंग एज दिस वन, जो बुक के बारे में रिलेटिव प्रोनाउन विच का यूज किया गया है, जो इतनी इंटरेस्टिंग है जितनी ये वाली है। क्लियर है? तो आंसर क्या हो, वॉज की जगह पर इज का इस्तेमाल करना होगा हमें, सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, आई हैव नेवर कम टू सच अ काइंड पर्सन लाइक माई फ्रेंड। अब मुझे बताओ कि इसमें क्या एरर है जो इसका आंसर बनेगा, आई हैव नेवर कम टू सच अ काइंड पर्सन। ठीक है, अब यहां देख पा रहे होंगे, यहां पर जो एरर है वो बड़ा ही प्यारा सा एरर है, आई हैव नेवर कम, मैं कभी भी नहीं आया हूं, टू मीट सच अ काइंड पर्सन लाइक माई फ्रेंड। है क्या कहना चाहता है भाई साहब? तो देखेंगे यहां पर ये जो वर्ड है कम, यहां बात आने की नहीं हो रही है, बात हो रही है किसी से मिलने की, किसी से मिलने की, कि मैं ऐसे कभी व्यक्ति से, इतने काइंड पर्सन से नहीं मिला जैसा मेरा दोस्त है। तो यहां पर ये कम जो है इसके स्थान पर यूज किया जाएगा कम अक्रॉस। कम अक्रॉस का मतलब होता है टू मीट समवन, टू मीट समवन। तो यहां पर ये वर्ब की एरर थी, यहां पर फ्रेजल वर्ब कम अक्रॉस का यूज किया जाएगा। किसका यूज किया जाएगा? कम अक्रॉस का यूज किया जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15। अनंत वॉज टेलिंग अ स्टोरी अबाउट हिज मोस्ट रिसेंट एक्सप्लॉइट्स व्हेन अ ट्री ब्रांच ब्रेक द लिविंग रूम विंडो। अब यहां बात की जा रही है, अनंत वॉज टेलिंग अ स्टोरी, अनंत एक कहानी सुना रहा था, अबाउट हिज मोस्ट रिसेंट एक्सप्लॉइट्स, जो उसके साथ गलत हुआ। क्या गलत हुआ? व्हेन अ ट्री ब्रांच ब्रेक, है टूटती है। और फिर भी अगर मान लेता हूं मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में, ठीक है, फिर भी अ ट्री सब्जेक्ट है तो एस और ई एस आना चाहिए। पहली गलती, यानी गलती हमने पकड़ ली। अब हमें बताना है कि गलती एक्चुअल है क्या, इसमें सही क्या कर सकते हैं। तो देखो मेरे भाई, वो कहानी सुना रहा था, उसकी कहानी में ये ब्रांच टूटी थी, यानी कि ये पास्ट की बात रही होगी। किसकी बात रही होगी? पास्ट की बात रही होगी। इसका मतलब ये ब्रेक के स्थान पर क्या हो जाएगा? ब्रोक हो जाएगा। ब्रेक के स्थान पर क्या हो जाएगा मेरे भाई? ब्रोक हो जाएगा, यानी कि टूट गई थी। क्या टूट गई थी? ट्री ब्रांच ब्रोक द लिविंग रूम विंडो, कि ट्री ब्रांच ने लिविंग रूम की विंडो को तोड़ दिया था। क्लियर है? तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? ए इज द करेक्ट आंसर। इस ब्रेक के स्थान पर ब्रोक का यूज किया जाएगा। क्लियर है मेरे भाई? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं, जीवन में रंग ले आते हैं। चलिए, लाल कर दिया हमने। देखेंगे जरा क्वेश्चन नंबर 16 पर ध्यान देंगे। वी शुड नॉट मेक एन नॉइज इन द क्लास। अब मेरे पढ़ते ही आप लोगों ने पकड़ लिया होगा कि क्या एरर होगी इस सेंटेंस में, तो मुझे ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है। इस एन के स्थान पर ए आर्टिकल का यूज करेंगे। स्मॉल बना देता हूं, अ नॉइज, मेक अ नॉइज, मेक अ नॉइज, यही क्या होगा इसमें? आंसर हो जाएगा। ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है मेरे भाई? समझ पा रहे हैं? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। आई वॉज विश टू मीट हर ऑन हर बर्थडे। अब मुझे बताओ भाई जरा, इसमें कोई भी लेवल है? इस क्वेश्चन को एग्जाम में पूछे जाने का कोई भी लेवल है? लेकिन एग्जाम में क्वेश्चंस ऐसे ही पूछे जा रहे हैं। अब देखेंगे, अब मैं क्या बोलता हूं, मेरे पास कोई चीज नहीं है तो मैं ऐसे बोलता हूं, आई विश मैं उनसे मिला होता, आई विश आई वर अ किंग। तो इस तरीके से यहां पर देख पा रहे होगे, आई वॉज विश, इसमें वॉज का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, डायरेक्ट फ्रेज बोल सकते हैं आई विश वॉट, कि मैं राजा होता, आई विश कि मैं करोड़पति होता, आई विश कि मैं प्रधानमंत्री बन जाता, लाइक दैट। क्लियर है? तो यहां पर वॉज का इस्तेमाल हमें नहीं करना है। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे जरा ध्यान से। वी हैव बीइंग अरेंज द स्टे फॉर द गेस्ट एट हिल साइड रिसोर्ट। ठीक है, ये सेंटेंस आप लोगों के सामने लिखा हुआ है। अब इस सेंटेंस में देखेंगे जरा कि क्या एरर है। वी हैव बीइंग अरेंज्ड है। पहली बात तो ये कि वी हैव के बाद बीइंग का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, तो ए पार्ट, इस पार्ट में एरर है। ये तो हमें समझ आ गया, ये तो क्लियर है। क्लियर है? अब क्या बोला गया? वी हैव अरेंज द स्टे, हमने स्टे को अरेंज किया है किसके लिए? फॉर द गेस्ट एट अ हिल रिसोर्ट। इसका मतलब ये एक्टिव वॉइस है। क्या है मेरे भाई? एक्टिव वॉइस है, तो बीन का कोई सेंस नहीं है,
तो हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसका मतलब इस बीइंग को यहां से हटाना होगा हमें। यही हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। द स्टूडेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू कम इन द राइट टाइम। अब देखो जरा, कम इन द राइट टाइम, क्या ऐसा होता है कम इन द राइट टाइम? नहीं मेरे भाई, कम एट द राइट टाइम, कम एट द राइट टाइम। देख पा रहे हो प्रेपोजिशन की मिस्टेक, कम एट द राइट टाइम, एट द राइट टाइम। फ्रेज भी पढ़ा होगा आप लोगों ने, डू इट एट द राइट टाइम। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, वी विल हैव बीन नो है, वी विल हैव बीन नो। देखो भाई जरा, हैव बीन के बाद क्या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया जा सकता है? अगर मैं कुछ भी नहीं जानता, केवल स्ट्रक्चर जानता हूं, तो मुझे यह पता चल रहा है कि या तो ये पैसिव होगा तो नोन होगा, या पैसिव नहीं होगा तो नोइंग होगा। मान लेते हैं मैं कुछ भी नहीं जानता हूं, तो दो स्ट्रक्चर्स ऐसे हो सकते हैं जहां पर ये स्ट्रक्चर पॉसिबल है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि हमने ये तो पता कर लिया कि इस पार्ट में एरर है, इसका मतलब ए पार्ट एरर है। अब हमें बताना है कि एक्चुअल एरर इसमें है क्या, तो वो समझने की कोशिश करेंगे। वी विल हैव बीन नो द रिजल्ट ऑफ द कैट एग्जाम बाय नेक्स्ट वीक। नेक्स्ट वीक की बात चल रही है, पता कर चुके होंगे, जान चुके होंगे नेक्स्ट वीक तक। इसका मतलब यह है विल हैव नोन, यहां बीन का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, एक्टिव वॉइस है, यहां पर नोन का इस्तेमाल किया जाएगा। क्या बोलेंगे यहां पर, अरे राम, देखेंगे जरा, तो यहां पर क्या बोलेंगे, नोन का इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, यानी मैंने अभी बताया था विल हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। एक हाइपोथेटिकल फ्यूचर सिचुएशन है जिसमें ये बोल सकते हैं कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल इसमें किया गया है। यही इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे। ही आर वेरी थर्स्टी, ही आर वेरी थर्स्टी। अब बताओ, देखो जरा, ही आर वेरी थर्स्टी, ही के साथ क्या लगा दूं, इज लगा दूं, तो अच्छी सी गलती थी, बस यही एरर हो गया इसमें। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22। आई एम श्योर हेलेना वुड पासिस विद फ्लाइंग कलर्स। अब मुझे फिर कुछ नहीं आता, मान लेता हूं कि मुझे कुछ नहीं आता, लेकिन मुझे यह पता है कि भाई साहब जितनी भी मॉडल ऑक्सिलरीज होती हैं, जितनी भी मॉडल्स होती हैं, उनके ठीक बाद बेयर इन्फिनेटिव या मैं बोलूं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। तो मुझे यह पता लग गया कि इस पार्ट में एरर है, तो मैं एरर चिपका दूंगा, फर्स्ट पार्ट आपका एरर हो गया। और मैं ये भी बता देता हूं कि अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करना है तो ईएस को हटा देना है यहां से। ठीक है, यही क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या समझ पा रहे हैं आप लोग या नहीं समझ पा रहे हैं, बताइए। 23, वन ऑफ देयर फ्रेटर्स अ नेपच्यून विल बी लीविंग इन 2 वीक्स। अब मेरे भाई जरा ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे यहां पर इस बात को। वन ऑफ देयर फ्रेटर्स, अब वन ऑफ के बाद नाउन प्लूरल होता है, फ्रेटर्स की बात की जा रही है, जिसमें हम लोग सामान ढोते हैं, उसे फ्रेट ट्रेन बोलते हैं, या कोई भी सामान ले जाने वाली चीज का यहां पर ये नाम दिया गया है। तो देख पा रहे होगे, वन ऑफ देयर फ्रेटर्स अ नेपच्यून। अगर प्रॉपर है, अगर प्रॉपर है तो क्या इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज किया जाएगा? नहीं किया जाएगा। आप बोलेंगे कि भैया यहां पर डेफिनेट आर्टिकल द का यूज किया जाएगा। द नेपच्यून विल बी लीविंग इन 2 वीक्स। क्लियर है, क्लियर है। आंसर क्या हो जाएगा यहां पर, सी इज द करेक्ट आंसर। ए लगाने भूल गए भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं, हम लगा देते हैं, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आर्टिकल द का यूज किया जाएगा, यानी कि ये मान लेते हैं कोई सैटेलाइट है, तो यहां पर क्या बोलेंगे, द नेपच्यून। क्लियर है, कोई दिक्कत? चलिए आगे समझने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे। आइडेंटिफाई द एरर इन द टेंस एंड चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इन प्रेजेंट टेंस फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। अब यहां पर ये सेंटेंस आप लोगों के सामने दिया गया है, माई टीचर ऑफन फॉरगेट द नेम ऑफ स्टूडेंट्स। तो यहां पर आपको क्या बताना है कि पहले तो एरर बतानी है। तो मुझे पता लगा माई टीचर ऑफन, जब ऑफन का इस्तेमाल किया गया है यानी कि उसकी हैबिट है, हैबिट है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज किया जाएगा। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब में एस और ईएस का यूज किया जाता है, यानी कि ये गलती मिल गई हमें। क्लियर है, यानी कि किसका इस्तेमाल किया जाएगा, किसका इस्तेमाल किया जाएगा, फॉरगेट्स। किसका मेरे भाई, फॉरगेट्स। ठीक है, और ये फॉरगेट्स जहां लिखा मिल जाए वहीं आंसर चिपका दो, सी इज द करेक्ट आंसर। कुछ मेरे भाई ये गलती कर बैठेंगे कि इसमें फॉरगेट को आंसर लगाकर आगे बढ़ जाएंगे
कि भाई साहब ये गलती दे रखी है, लेकिन ये नहीं कह रहा वो गलती क्या है। आगे वो बोल रहा है कि आइडेंटिफाई द एरर, पहले तो एरर को पता करना है, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, फिर उसमें करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को चूज करना है, वही आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आंसर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। रोजर वेंट टू एन यूनाइटेड किंगडम विद हिज वाइफ टू सेलिब्रेट क्रिसमस। अब यहां पर देखेंगे जरा कि बोल रहा है रोजर वेंट टू एन यूनाइटेड स्टेट, यूनाइटेड के पहले एन नहीं भाई साहब, द यूनाइटेड किंगडम, द यूनाइटेड किंगडम, तो आर्टिकल द का यूज किया जाएगा यहां पर। क्लियर है। यानी कि जो दो कंट्री हैं यूएस और यूके, इन दोनों के सामने यूनाइटेड स्टेट्स बोले या द यूएसए बोले, उन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बोले, वहां पर आर्टिकल द का यूज किया जाता है। क्लियर है। ज्यादा बारीकियों में नहीं जाऊंगा मैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। आई हैव अ डॉग एंड अ काउ। अब यहां पर इंट्रोडक्शन दे रहा है, तो इंट्रोडक्शन में इंडेफिनिट थे तो इंडेफिनिट आर्टिकल अ लगा दिया दोनों जगह हमने, यहां पर कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन आगे जैसे ही वो बढ़ा है, फिर उसने बोला है अ डॉग इज ब्लैक, अ डॉग इज ब्लैक। भाई साहब इंट्रोडक्शन तो डॉग का पहले दे चुका है, इसका मतलब यहां पर जो डॉग है उसके साथ ए आर्टिकल नहीं आएगा। अब ये डेफिनेट हो गया तो द आएगा। आगे क्या बोला, बट द काउ, वेरी गुड, यहां पर इसने डेफिनेट बना दिया काउ को, इज ब्लैक एंड व्हाइट, यानी कि काउ जो कैसी है, सफेद और काली है। क्लियर है। तो यही क्या थी आपकी एरर था, और एरर कहां हो जाएगा भैया, बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन, ही कुड बी पास हिज एग्जाम इफ द स्टडीज हार्डर। अब यहां पर ये देख पा रहे होगे, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे और इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक है। जब आप कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे, मैं इसका आंसर कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, जो कि आप पहचान पाएंगे कि हमने आंसर सही दिया है या नहीं दे पाए हैं। तो आप लोग इस सेशन के साथ जुड़िए। अगर आपको ये क्लासेस पसंद आ रही हैं तो शेयर कीजिए क्लासेस को, सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक कीजिए। और मेरे नाम से राहुल, इंग्लिश बाई राहुल प्रताप के नाम से इंस्टाग्राम पर चैनल है, टेलीग्राम चैनल भी है, जहां पर ये आपको पीडीएफ मिल जाएंगी सभी प्रकार की। ठीक है। और मैं रेगुलर आप लोगों के लिए क्लासेस लेके आऊंगा, तो टेंशन फ्री रहिए और तैयारी शुरू कर दीजिए। ये पूरा सीजन है अब से लेकर और अक्टूबर तक जो आपके एग्जाम्स होने वाले हैं, तो पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए और इस तरीके से अपना जीवन को व्यतीत करते रहिए। चलिए आज के लिए हम इस क्लास में इतना ही रखते हैं। जय हिंद।